हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सेल किसे कहते हैं और सेल कितने प्रकार के होते हैं। एक बार हम पुनः बता रहे हैं कि सेल होता क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने एक पात्र में एक पात्र है और इस पात्र में हमने एक वैद्युत अपघट्य विलयन ले लिया। वैद्युत अपघट्य विलयन हमने क्या लिया? वैद्युत अपघट्य विलयन। वैद्युत अपघट्य विलयन का मतलब होता है कि ऐसा विलयन जो जल के साथ आयन देता है, माने वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन आयन देता है उसको हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ। और उस वैद्युत अपघट्य पदार्थ यदि हम विलयन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य विलयन। तो यहाँ हमने एक वैद्युत अपघट्य विलयन लिया और इस वैद्युत अपघट्य विलयन में हम क्या कर रहे हैं कि हम दो इलेक्ट्रोड डाल रहे हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब कि हम यहाँ पर दो अलग अलग धातुओं के छड़ को डालेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पर एक हमने धातु का छड़ डाल दिया और एक और यहाँ पर धातु का छड़, अलग धातु का, मैंने दोनों अलग अलग धातुओं के हमने यहाँ पर छड़ डाल दिया। इसी छड़ को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड बोलेंगे। और देखिए, जैसे ही हम इस वैद्युत अपघट्य पदार्थ में दो अलग अलग धातुओं के छड़ों को डालते हैं तो इसमें जो एक छड़ है वो पॉजिटिव हो जाता है और एक छड़ जो है निगेटिव हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिया? हमने एक पात्र में हमने एक पात्र में वैद्युत अपघट्य विलयन लिया। ये वैद्युत अपघट्य विलयन है और इस वैद्युत अपघट्य विलयन में हमने दो अलग अलग धातुओं के छड़ों को डाल दिया। अब दो अलग अलग धातु में एक कॉपर हो सकता है और एक जिंक हो सकता है, या कोई भी दो धातु हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जो वैद्युत अपघट्य विलयन था इसमें दो अलग अलग धातुओं के छड़ों को डाल दिया और जैसे ही हमने इसमें दो अलग अलग धातुओं के छड़ को डाला, एक छड़ आपके यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब कि धनावेशित हो गया, और एक छड़ ऋणावेशित हो गया। अब चूंकि इन छड़ों पर धन आवेश और ऋण आवेश आ चुका है, अब जैसे ही हम इन छड़ों से किसी चालक तार को जोड़ते हैं तो इस चालक तार में धारा प्रवाहित होने लगती है। देखिए, हमने क्या किया कि एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया, इसमें दो हमने अलग अलग धातुओं के छड़ों को डाल दिया और जैसे ही हमने धातुओं के छड़ों को डाला, ये एक छड़ जो है धनावेशित हो गया, दूसरा छड़ ऋणावेशित हो गया। अब इन्हीं छड़ों को हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे। इस इलेक्ट्रोड में ये जो छड़ें हैं इनको इलेक्ट्रोड बोलेंगे। इस इलेक्ट्रोड में जो धन आवेशित छड़ है इसको हम बोलते हैं एनोड और जो ऋण आवेशित छड़ है इसको बोलते हैं कैथोड। एनोड आपका पॉजिटिव होता है और कैथोड होता है नेगेटिव। अब जैसे ही हम एक चालक तार को, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक चालक तार लिया है जिसका प्रतिरोध कितना है? R है। और जैसे ही इस चालक तार को इन दोनों इलेक्ट्रोडों, मतलब कि एनोड और कैथोड के बीच में ज्वाइंट करते हैं, जोड़ते हैं, तो इस चालक तार में धारा बहने लगती है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो धारा का प्रवाह होता है वो धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होता है। माने धन से धारा का प्रवाह कहाँ होता है? ऋण की तरफ होता है। यहाँ धन से धारा का प्रवाह होगा
ऋण की तरफ। तो हम लोग अब तक के फिजिक्स में यही जानते हैं कि जब भी धारा बहता है तो धन से ऋण की तरफ बहता है। और हम ही नहीं, ये बात इस विलयन को भी पता है। जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ का जो विलयन बना है, ये विलयन भी जानता है कि धारा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है, धन से ऋण की तरफ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो ये विलयन को भी पता है, विलयन ये जान रहा है कि जो धारा है वो धन से कहाँ बह रहा है, ऋण की तरफ बह रहा है। अब जब धारा बहना शुरू होता है तो धारा बहता है धन से इस ऋण की तरफ धारा बहेगा, माने धन से धारा निकल के इस चालक तार से होते हुए आ गया कहाँ पर, ऋण में आ गया। अब ऋण में धारा तो एकत्रित रहेगा नहीं, तो ये धारा क्या है, एकदम बेचैन है, एकदम परेशान है। ये धारा आना चाहता है फिर से कहाँ पर, ये धारा आना चाहता है इस धन आवेश के पास, क्योंकि धारा धन से निकल के कहाँ पर जा रहा है, तार के माध्यम से इस ऋण आयन पर जा रहा है, कैथोड पर जा रहा है। और हम सब लोग जानते हैं, पूरा फिजिक्स जानता है कि धारा का प्रवाह जो है धन से ऋण की तरफ होता है। और ये बात विलयन भी जानता है कि धारा का प्रवाह कहाँ होता है, धन से ऋण की तरफ। लेकिन धारा का प्रवाह धन से ऋण की तरफ होता है तो ये धारा धन से निकला और ऋण पर आया, तो ऋण पर धारा एकत्रित तो होगा नहीं, क्योंकि धारा का प्रवाह में उसका परिपथ पूरा होना चाहिए। धारा के प्रवाह में परिपथ पूरा होना चाहिए। तो परिपथ पूरा करने के लिए ये धारा एकदम परेशान है, ये ऋण से कहाँ चाहता है कि हम धन पर चले जाएं। अब होता क्या है कि विलयन को तो पता है, आपका जो वैद्युत अपघट्य विलयन है ये भी जानता है कि धारा कहाँ से जाता है, धन से ऋण की तरफ। लेकिन धारा आना कहाँ चाहता है, ऋण से धन की तरफ। और धारा आ भी जाता है, मतलब सेल के अंदर, ये जो आपका सेल तैयार हुआ, इस सेल के अंदर धारा इस ऋण वाले प्लेट से, ऋण वाले कैथोड से ये आता है एनोड पर। मतलब कि अगर हम इसके टर्मिनल की बात करें तो धारा बाह्य परिपथ में धन से ऋण की तरफ बहता है, लेकिन सेल के अंदर जो धारा है वो इस ऋण से धन की तरफ आता है, मतलब कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आता है। तो इस विलयन को पहले से पता था कि धारा का प्रवाह धन से ऋण की तरफ हो रहा है, लेकिन चूंकि विलयन के अंदर धारा का प्रवाह ऋण से धन की ओर हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर उल्टा काम हो रहा है। अब ये विलयन क्या करता है कि देखता है कि ये उल्टा काम हो रहा है तो इसका विरोध करता है। मतलब विलयन क्या करता है कि उस धारा प्रवाह को रोकना चाहता है। चूंकि वो धारा प्रवाह को रोक नहीं पाता है, लेकिन वो रोकना चाहता है, क्योंकि वो तो जान रहा है कि धारा का प्रवाह धन से ऋण की तरफ होता है। लेकिन यहाँ वो खुद देख रहा है कि ऋण से निकल कर धन पर आना चाहता है, और धारा विलयन के अंदर इस ऋण से धन पर आ जाता है। धारा का प्रवाह होता है, यहाँ से धारा जाएगा, यहाँ से तार से होते हुए ऋण पर आएगा, और इस विलयन के अंदर, सेल के अंदर ये धारा ऋण से धन की तरफ बहता है। तो विलयन क्या करता है, इस धारा प्रवाह का विरोध करता है कि भाई आप धन से ऋण की तरफ जा रहे हैं तो फिर ऋण से धन की तरफ मत आइए। इसी बात का क्या करता है, ये विलयन विरोध करता है। मतलब कुल मिलाकर सीधे सीधे कहें कि सेल में जो धारा का प्रवाह होता है वो धन से ऋण की तरफ होता है, लेकिन सेल के अंदर धारा का प्रवाह, सेल के अंदर वैद्युत अपघट्य विलयन में धारा का प्रवाह ऋण से धन की ओर होता है, जो कि उल्टा है। और इसी चीज का विरोध करता है वैद्युत अपघट्य विलयन। मतलब कि जो विलयन है अपने अंदर से धारा का जो प्रवाह है यहाँ से यहाँ, उसके प्रवाह का विरोध करता है। और इसी विरोध को हम बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्योंकि धारा प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है, जो विरोध होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो चूंकि ये काम सेल के अंदर हो रहा है, ये सिर्फ वैद्युत अपघट्य विलयन के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो ध्यान से समझिएगा डेफिनेशन कि जब किसी वैद्युत सेल में धारा का प्रवाह धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है, तो उस सेल के अंदर धारा का प्रवाह ऋण से धन की ओर होता है। और इसी धारा प्रवाह को कौन रोकना चाहता है, ये वैद्युत अपघट्य विलयन। मतलब कि वैद्युत अपघट्य विलयन उस धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, सेल के अंदर अवरोध उत्पन्न करता है, और इसी अवरोध को हम बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। चलिए अब देखते हैं इसके लैंग्वेज को लिखकर हम। देखिए
सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच चालक तार को जोड़ा जाता है, जब सेल के दोनों इलेक्ट्रोड हैं इसके बीच इस चालक तार को जोड़ा जाता है, तो सेल से धारा का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है। तो सेल से धारा का प्रवाह देखिए एनोड से कैथोड की ओर हो रहा है, कैथोड की ओर होता है। परंतु सेल के अंदर धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है, परंतु सेल के अंदर क्या हो रहा है कि ये कैथोड से एनोड की तरफ धारा आ रहा है। अगर बाहर हम देखें तो इस एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, माने प्लस से जा रहा है माइनस की तरफ, लेकिन सेल के अंदर अगर देखा जाए तो धारा का प्रवाह इस माइनस से कहाँ होता है, प्लस की तरफ होता है। जो वैद्युत अपघट्य विलयन से होकर गुजरता है, माने धारा जो है इस वैद्युत अपघट्य विलयन से होकर गुजर रहा है, माने माइनस से प्लस में आ रहा है, तो किससे होकर आ रहा है, इस वैद्युत अपघट्य विलयन से होकर आ रहा है। और विलयन को पहले से पता है कि धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की तरफ हो रहा है। अब वो यहाँ देख रहा है कि धारा का प्रवाह उसी में से होकर माइनस से प्लस की तरफ आ रहा है, जो कि उल्टा काम है, और इसी उल्टा काम का विरोध करता है वैद्युत अपघट्य पदार्थ, माने धारा प्रवाह का विरोध करता है। विरोध करेगा, अवरोध होगा, अवरोध होगा तो उसे क्या बोल देंगे, प्रतिरोध। तो ध्यान से समझिएगा कि जब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच चालक तार जोड़ा जाता है तो सेल से धारा का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है, यहाँ देख रहे हैं। परंतु सेल के अंदर धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है, लेकिन सेल के अंदर धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है, जो वैद्युत अपघट्य विलयन से होकर गुजरता है। तो विलयन अपने अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, या विरोध करती है। इसे ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो ये रहा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन परिस्थितियों में परिवर्तित होता है। हम लोगों ने वैद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में अभी जाना है, और अब जानते हैं कि सेल का ये जो आंतरिक प्रतिरोध है ये किन किन परिस्थितियों में परिवर्तित होता है। तो देखिए, ये आपका वैद्युत सेल हो गया, और वैद्युत सेल में ये दोनों इलेक्ट्रोड हो गए। अब इस इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी हम कुछ देर के लिए d मान ले रहे हैं। यह मान ले रहे हैं कि जो आपका सेल है, इन दोनों जो सेल के दो इलेक्ट्रोड हैं, एनोड और कैथोड, इनके बीच की दूरी d है। तो अगर सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी d है, तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, वैसे हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से दिखाते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r होता है, वह इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी के समानुपाती होता है। ध्यान समझिएगा, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है r, वह इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अगर d मानते हैं तो उस d के समानुपाती होता है। इसका अर्थ होता है कि सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो उसके आंतरिक प्रतिरोध का मान भी वैसे वैसे क्या होता है, बढ़ता जाता है। माने सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसके आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है, और इसके विपरीत सेलों के बीच की दूरी अगर घटाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान घटेगा। तो इसीलिए हमने लिख दिया है कि R समानुपाती D, माने D बढ़ाएंगे तो R बढ़ेगा। D क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, मतलब कि सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, और सेलों के बीच इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी घटाएंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। ये तो हुआ आपका पहला कारण। दूसरे कारण की अगर बात करें तो इस इलेक्ट्रोड का जितना हिस्सा इस वैद्युत अपघट्य द्रव में, माने विलयन में डूबा हुआ है, तो ये मान लीजिए कि इस जो है डूबा हुआ क्षेत्रफल है, जो इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल इस विलयन में डूबा हुआ है, उसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कितना है, a है। मान लेते हैं कि कितना क्षेत्रफल है, a है। अब ये जो इलेक्ट्रोड का डूबा हुआ क्षेत्रफल है, ये जितना ज़्यादा होगा आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। मतलब कि
इलेक्ट्रोड को जितना अधिक विलयन में डुबाएंगे उतना ही उसका आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। मैंने कहने का मतलब कि वैद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने से, वैद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने से उसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि R व्युत्क्रम अनुपाती A, माने A बढ़ाएंगे तो R क्या होगा, घटेगा। जितना अधिक इसको डुबाएंगे उस विलयन में तो आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। कम डुबा के रखेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमने इस चीज को यहाँ पर भी लिखा है कि R समानुपाती D, माने आंतरिक प्रतिरोध का मान इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर बढ़ता है और घटाने पर घटता है। जबकि इलेक्ट्रोड जो डूबा हुआ क्षेत्रफल है वो जितना ज़्यादा होगा R का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। ये 1/A का मतलब कि A बढ़ेगा तो R घटेगा और A घटेगा तो R क्या होगा, बढ़ेगा। और जो तीसरा फैक्ट है, तीसरा जो कारण है वो है कि आंतरिक प्रतिरोध, उसका जो ये वैद्युत अपघट्य विलयन है इसकी सांद्रता बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है। सांद्रता का मतलब समझ लीजिए गाढ़ा होना। ये आपका वैद्युत अपघट्य विलयन जितना गाढ़ा होगा उतना ही ज़्यादा सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। माने विलयन गाढ़ा होगा तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, विलयन पतला होगा तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध पतला होगा। और जो चौथा इम्पोर्टेंट इसका फैक्टर है वो है कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वह इन इलेक्ट्रोडों के पदार्थों पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रोड किस पदार्थ का है, जिंक का है, कॉपर का है, सोना चांदी किसका है। तो ये जो आंतरिक प्रतिरोध है वो इन इलेक्ट्रोडों के पदार्थ पर भी निर्भर करता है और इस पर भी निर्भर करता है कि वैद्युत अपघट्य विलयन किसका है। मतलब कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के पदार्थ और वैद्युत अपघट्य पदार्थ पर भी निर्भर करता है। हमारा अगला टॉपिक है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर और उसके वैद्युत वाहक बल E में क्या संबंध होता है। तो आइए इसके संबंध को देखते हैं। हमारा टॉपिक है सेल के आंतरिक प्रतिरोध, वैद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में संबंध। अगर इसको शॉर्ट में कहें तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध R होता है, वैद्युत वाहक बल E होता है और टर्मिनल विभवांतर को हम V से दिखाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ER तथा V में संबंध। सेल के आंतरिक प्रतिरोध R, वैद्युत वाहक बल E तथा V में संबंध। तो इस टॉपिक को समझते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक सेल बना रहे हैं। माना एक सेल है और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है। ये सेल है, सेल का वैद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है। और इस सेल से ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेल है, सेल का वैद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R है और इस सेल से एक कैपिटल R प्रतिरोध का चालक तार जुड़ा है और इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है वो टर्मिनल विभवांतर हम मान लेते हैं कितना उत्पन्न हुआ है, V उत्पन्न हुआ है। चित्र एक बार ध्यान से समझिएगा कि माना एक वैद्युत सेल है जिसका वैद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है और इस पर कैपिटल R प्रतिरोध का एक चालक तार जोड़े हैं, जिसके कारण इसके सिरों पर, माने चालक तार के सिरों पर जो सेल का टर्मिनल विभवांतर है वो कितना आया है, V आया है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना एक सेल जिसका वैद्युत वाहक बल E
आंतरिक प्रतिरोध R तथा उसका टर्मिनल विभवांतर भी है। हमने माना कि एक सेल है जिसका वैद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R और उसका टर्मिनल विभवांतर भी है, और इस सेल से कैपिटल R प्रतिरोध का एक चालक तार जुड़ा है। इससे कैपिटल R प्रतिरोध का एक चालक तार जुड़ा है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और इससे एक कैपिटल R प्रतिरोध का एक चालक तार जुड़ा है। तो यदि हम इसके जुड़ने के तरीके को देखें तो यह सेल से देखिए श्रेणी क्रम में ही दोनों जुड़ा है। माने सेल से जो चालक तार है ये यहाँ पर श्रेणी क्रम में जुड़ा है। श्रेणी क्रम किसे कहेंगे? यदि ऐसा संयोजन हो, मतलब कि हम किसी भी दो चालक तारों को चाहे किसी दो उपकरणों को इस प्रकार जोड़ें कि धारा प्रवाह के लिए केवल एक मार्ग उपलब्ध होता है, तो उसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ धारा प्रवाह के लिए एक ही मार्ग उपलब्ध है। इसका मतलब यह है कि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और जब श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो यहाँ पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और जो तार हम जोड़े हैं उसका जो प्रतिरोध है वो कैपिटल R है। तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध देखते हैं कि कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो लिखेंगे तो कुल प्रतिरोध, चूंकि दोनों देखिए चूंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इसलिए कुल प्रतिरोध R प्लस R होगा। ध्यान से समझिएगा कि माना एक सेल जिसका वैद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R तथा उसका टर्मिनल विभवांतर भी है और इससे कैपिटल R प्रतिरोध का एक चालक तार जुड़ा है, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस R, मतलब कि कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये कुल प्रतिरोध हो गया। अगर हम मान लेते हैं कि इससे प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? I है। यदि सेल से प्रवाहित होने वाली धारा I हो, तो यदि सेल से प्रवाहित होने वाली धारा I हो तो I का फार्मूला देखिए क्या बनेगा। I इक्वल टू ऐसे होता है V बाई R। अगर ओम का नियम हम देखें तो I इक्वल टू होता है V बाई R, लेकिन यहाँ पर अभी V नहीं एक्टिव है, हम यहाँ पर वैद्युत वाहक बल लेंगे। E के बदले में क्या लेंगे? वैद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर I इक्वल टू बन जाएगा E बटे R। R मतलब कि प्रतिरोध होता है, तो यहाँ पर जो कुल प्रतिरोध है वो है R प्लस R। R प्लस R। तो लॉजिक लगभग यही है कि धारा इक्वल टू वैद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, क्योंकि देखिए जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो सेल से हो रहा है और सेल का वैद्युत वाहक बल कितना है? E है, और कुल प्रतिरोध कितना है? R प्लस R है। तो जो धारा का प्रवाह होगा I वो किसके बराबर होगा? सेल के वैद्युत वाहक बल तथा कुल प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होगा। तो I इक्वल टू हो जाएगा E बटे R प्लस R। और यहाँ से अगर हम इसको भेज दें इधर, मतलब कि लिया के गुणा करा दें, तो I इंटू R प्लस R इक्वल टू E। ऐसे भी कह सकते हैं कि E इक्वल टू I इंटू R प्लस R, और E इक्वल टू हो जाएगा, गुणा कराइए, I इंटू R प्लस IR। E इक्वल टू IR प्लस IR। यहाँ देखिएगा I इंटू R गुणा हो गया दोनों में। अब देखिए जो इस तार पर विभवांतर उत्पन्न हुआ है वो भी है, धारा I प्रवाहित हो रहा है
और चालक तार का प्रतिरोध कितना है, R है, तो हम ओम के नियम से जानते हैं कि चूंकि V इक्वल टू आई आर, इसका मतलब ये है कि E इक्वल टू हम कह सकते हैं इसके बदले में V प्लस आई आर, इक्वल टू V प्लस आई आर। ध्यान से समझिएगा। इस जो हम चित्र में ये जो सेल लिए हैं, इस सेल का वैद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है और कैपिटल R प्रतिरोध का एक चालक तार जोड़ा गया है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस सेल में अगर I धारा प्रवाहित हो तो I का फार्मूला होता है कुल वैद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल वैद्युत वाहक बल E है, कुल प्रतिरोध है R प्लस R। इस R प्लस R को हमने इधर भेज दिया तो I में जाके गुणा हो गया, I R प्लस R इक्वल टू E। E को हमने आगे किया, इसको पीछे कर दिया, I से गुणा करा दिया, I इंटू R और I इंटू R। और I इंटू R हम जानते हैं कि क्या होता है, V होता है, क्योंकि इस चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रहा है। इस चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रहा है। इस चालक तार के टर्मिनल पर मैंने दोनों सिरों पर विभव कितना है, V है, प्रतिरोध R है, तो V इक्वल टू होता है आई आर। तो बस आई आर के बदले में हमने क्या रख दिया, V। और ये आई आर सेल के अंदर जो प्रवाहित धारा है वह है। आई आर क्या है, सेल के अंदर जो प्रवाहित धारा है, बिलियन के अंदर से धारा प्रवाहित हो रहा है वो आपका आई आर है। और यह आई आर विभव क्या है, इस तार पर जो प्रतिरोध हम जोड़े हैं उस तार पर विभव है। तो ये जो मिला, यह मिला E इक्वल टू V प्लस आई आर, और यही E, V और R में संबंध है, जो कि हमारा टॉपिक है R, E तथा V में संबंध। तो देखिए R, E तथा V में संबंध है, लिखेंगे यही R, E तथा V में संबंध है। इसको कुछ देर के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। तो ये R, E और V में संबंध आ गया। अब यदि आपसे ये कहा जाए कि आप स्मॉल r का मान निकालिए, मैंने सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए कोई फार्मूला दीजिए, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध आप यहाँ से चाहे तो निकाल सकते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। एक बार हम पुनः निकाल दे रहे हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब हम यहाँ पर सेल का अगर आंतरिक प्रतिरोध निकालें तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए लिखेंगे कि चूंकि टर्मिनल विभवांतर भी तथा प्रवाहित धारा I है, इसलिए V इक्वल टू होता है आई आर। तो यहाँ से हम I इक्वल टू निकाल सकते हैं V बटे R। V इक्वल टू होता है आई आर, तो हम I इक्वल टू निकाल सकते हैं V बटे R, और इसी I का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखेंगे, तो I का मान रख दीजिए V बटे R, और ये है E बटे R प्लस R। तिर्यक गुणा कराएंगे, तो तिर्यक गुणा कराएंगे तो V इंटू R प्लस R, और इधर हो जाएगा E इंटू R। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने जा रहे हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो चुका है पहले, और चूंकि टर्मिनल विभवांतर V है और प्रवाहित धारा I है, तो ओम का नियम अगर देखें तो टर्मिनल विभवांतर V इक्वल टू होता है आई आर, और यहाँ से अगर I का हम मान निकालेंगे तो R कहाँ चला जाएगा, बटा में चला जाएगा, तो V बटे R,
अब I इक्वल टू V/R हम कहाँ रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो V/R इक्वल टू E/R प्लस R, तिर्यक हमने गुणा करा दिया। अब यहाँ पर अब गुणा कराएंगे, गुणा नहीं कराएंगे, इस भी को भेजिए, भी को भेजिए उधर। तो R प्लस R इक्वल टू ER बटे V। भी यहाँ पर गुणा में है, हमने यहाँ पर भाग में भेज दिया। और अब हम आंतरिक प्रतिरोध R का मान निकालना चाहते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r को निकालने के लिए इस कैपिटल R को हम उधर भेजेंगे। तो स्मॉल r इक्वल टू पहले से ER बटे V, अब माइनस गया R और R को कॉमन कर दीजिए। तो R इक्वल टू E बटे V -1 और R देखिए बाहर हो गया कॉमन के रूप में। तो ये जो आपको सूत्र मिला, ये है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये टॉपिक कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो क्लास 10th और 12th के फिजिक्स के, केमिस्ट्री के वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।